VGT Physics from GT Plus Calrum Cathal, and I welcome you all in today's lecture of physics of EduSet for class 9, and today we are going to study 10, that is गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी भी वस्तु को, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर हम इसे ऊपर उछालेंगे तो ये वापस नीचे ही गिरेगा। ठीक, और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि फलों का वृक्षों से नीचे की ओर यानी कि पृथ्वी की ओर ही गिरना। हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं सभी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो फिर क्या शक्ति है, क्या बल है जो इन सब को ये सब कार्य करवाता है? कभी सोचा है आपने? और जब भी हमें के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और कैसा परिक्रमा करती है वो? कौन से पथ पे? वृत्तीय पथ पर वो परिक्रमा करती है। हमेशा पृथ्वी जो परिक्रमा करती है कैसे पथ पर? वृत्तीय पथ पर। ऐसे ही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये पथ वृत्तीय ही क्यों है? कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है जो पृथ्वी को सूर्य से बांधे रखती है, तभी तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे ही चंद्रमा को बांध के रखने वाली भी कोई शक्ति है। और आकर्षण बल है तो फिर चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता? जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि हम भी जमीन पर, पृथ्वी पर पैर टिकाकर चलते हैं, हमें भी पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो चंद्रमा को क्यों नहीं खींच लेती? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न जो हमारे साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उनके दिमाग में भी आए। सबसे पहला प्रश्न उनके दिमाग में तब आया जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सर पर एक सेब आकर गिरा। अब उन्होंने सोचा कि ये सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित था, तभी तो ये ऊपर से नीचे गिरा आकर ऊपर हवा में नहीं गया। तो क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। इसके बाद उनके दिमाग में जब उन्होंने चंद्रमा को देखा तो ख्याल आया, क्या पृथ्वी चंद्रमा को भी अपनी ओर खींचती है? फिर उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा है तो क्या सिर्फ चंद्रमा ही पृथ्वी की तरफ खींचता है या सेब ही पृथ्वी की तरफ खींचता है? क्या सेब पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच सकता? अगर ये आकर्षण बल है तो क्या सेब पृथ्वी पर नहीं लगा रहा? ये चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं लगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ उन्होंने अपनी खोज शुरू करी और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों काटता है और वृत्ताकार पथ पर ही क्यों चक्कर काटता है, इस बात को समझने के लिए आइए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में एक धागे का टुकड़ा लीजिए और उसके एक सिरे पर पत्थर बांध दीजिए। अब दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़िए और इस प्रकार घुमाइए। आप क्या देखते हैं कि धागे से जुड़ा हुआ पत्थर वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है और आपको अपने हाथ पर एक खिंचाव महसूस होगा। ये खिंचाव ही इस पत्थर को बांधे हुए है और केंद्र की ओर आकर्षित कर रहा है। इसी आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस अभिकेंद्र बल के कारण ही यह पत्थर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अब धागे को छोड़ दीजिए तो आप क्या देखते हैं? वह पत्थर वृत्ताकार पथ को छोड़ के एक सरल रेखीय पथ में चलने लगेगा और गिर जाएगा। तो इस क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिकेंद्र बल के कारण ही
कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब यही बात चंद्रमा और पृथ्वी के लिए भी लागू होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है और अभिकेंद्र बल का काम करता है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी पर गिरता नहीं बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो इन तथ्यों की खोज के बाद, इन पर बहुत पढ़ाई करने के बाद सर आइजैक न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, हर एक वस्तु, प्रत्येक पिंड एक आकर्षण बल लगाता है। अर्थात सभी पिंडों का अपना एक आकर्षण बल है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन किस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। दूसरा मतलब, अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो वस्तु जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो चंद्रमा और पृथ्वी में से कौन बड़ा है? सोचिए जरा, पृथ्वी। ठीक, तो इन्हीं तथ्यों को आगे एक नियम के रूप में बताया गया, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उसी नियम में इस द्रव्यमान के तथ्य के साथ साथ एक बात और बताई गई कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। तो आइए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक। आइए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम प्रत्येक पिंड पर लागू होता है। मतलब इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पिंड पर यह नियम लागू है। अर्थात कि इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का अर्थ है जो सब पर नियम लागू हो और सब जगह लागू हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। पूरे यूनिवर्स पे ये अप्लाई होता है कि हर एक वस्तु, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक, अब इस नियम को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने दो पिंड लिए हैं, पिंड ए और पिंड बी। ठीक, पिंड ए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे साइज में क्या है? बड़ा। तो इसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? बड़े एम से लिख दिया। ये छोटा है तो इसका द्रव्यमान हमने छोटे एम से लिख दिया। ए के केंद्र से बी के केंद्र की दूरी पिंड ए से बी तक की दूरी हमने मान ली कितनी है? डी सेंटीमीटर या डी मीटर। डी मीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। तो अब क्या कहता है नियम? इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम किससे लिखते हैं? एफ से। इस नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्य गुणनफल के बराबर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंड ए के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पिंड बी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो
इसका अर्थ क्या है कि दोनों के गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पे निर्भर करता है और इसके समान अनुपात में पाया जाता है, समान अनुपाती है। ऐसे ही यह बल इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। उल्टा है इससे। समझ गए मेरी बात? क्या कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है दो पिंडों के बीच में वो दोनों के द्रव्यमान पर डायरेक्टली यानी कि समान अनुपात में निर्भर करता है। अगर इनको बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, इनको घटाएंगे तो बल घट जाएगा। ऐसे ही यह बल इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी थी कितनी थी d, उसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कहेंगे? क्रम अनुपात। मतलब अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, जितने दूर होंगे दो पिंड उतना ही फोर्स, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच में क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक। और जितनी ही दूरी आप कम करते जाएंगे उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो और इसको इक्वेशन नंबर 2, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है जिसे हम कैसे लिखेंगे? m मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक। दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके एक इक्वेशन बना दी। अब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय d स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और इक्वल टू के साइन को लगाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक या आप कह सकते हैं कांस्टेंट से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और हमारा एक्सप्रेशन ये। तो अब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया है? Gm बाय d स्क्वायर। ठीक। G क्या है यहाँ पर? G एक स्थिरांक है या एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक या आप इसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके। अब इस G की वैल्यू क्या है और यूनिट्स क्या है? देखो, फोर्स की यूनिट आपने 8th और 9th चैप्टर में भी पढ़ा है। फोर्स क्या है? बल। बल की SI यूनिट आपने पढ़ी हुई है न्यूटन, और यहां पर भी यही SI यूनिट रहेगी न्यूटन। ठीक। तो फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। अब हमें इस G की यूनिट्स निकालनी है और G की वैल्यू। G की वैल्यू को तो आप याद कर लीजिए, ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक। अब इसके साथ यूनिट्स भी होने जरूरी है। इसकी क्या यूनिट्स होंगी? इसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करते हैं। अपनी फाइंड आउट करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, G एक तरफ और बाकी सभी एक तरफ। तो क्या मिलेगा हमें? G इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू m। ठीक। तो ये मिल गया हमें G को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब यहीं से हम यूनिट भी बना सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, D की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट है किलोग्राम और इसकी भी यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो यहां से हमें G की यूनिट्स मिलती हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक। तो G को जब आप लिखेंगे तो G की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अब आपके 2-3 क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन यही आएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो उत्तर आपने लिखना है
क्या परिभाषा बनती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की? इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में पाया जाता है। आपने ये फॉर्मूला भी लिखना है, आपने लिखना है F बराबर है G(m)/d²। नीचे लिख देना है m है पहले पिंड का द्रव्यमान, ये वाला m है दूसरे पिंड का द्रव्यमान। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है अभिकेंद्र बल क्या है? तो आइए जानते हैं अभिकेंद्र बल की परिभाषा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल कार्य करता है जो केंद्र की ओर होता है, उसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। बनता है इस G के बारे में कि G क्या है, वह इसका मान तथा मात्रक बताएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और ऑब्जेक्टिव में विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है, ये ऑप्शन भी आ सकते हैं और नहीं भी। तो इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में m1 = m2 = 1 किलोग्राम रख देंगे तथा r जो दूरी थी उसे भी 1 मीटर रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि F बराबर है G, यानी कि जब आप एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आता है। तो F = G, और जब ये सब वैल्यूज़ हम इसके अंदर रख देते हैं तो हमें G की वैल्यू मिलती है 6.67 × 10⁻⁻11 कि G का मान कितना है 6.67 × 10⁻⁻⁻ Nm²/kg²। करने सभी बच्चे। अब इस नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण। क्या कहा है उदाहरण में, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻20 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। और साथ में दिया हुआ है कि G का मान कितना लेना है आपने 6.7 × 10⁻⁻11। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻32 किलोग्राम, और उन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब ये तो दोनों SI यूनिट्स हैं, किलोमीटर से हमें पहले इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर्स, तो हमने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब D क्या बन जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर्स। ओके, अब फॉर्मूला हमें पता ही है, पहले हमने किया है F = G(m)/d², और G की वैल्यू भी हमें पता है। अब सभी चीजों की वैल्यू हमें पता है, हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले G की वैल्यू रखिए 6.67 × 10⁻⁻11। अब कैपिटल M यानी कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखेंगे 6 × 10⁻24।
अब स्मॉल m यानी कि चंद्रमा की 7.4 इंटू 10⁻32 किलोग्राम, ठीक, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब डी कितना है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स, और यहाँ हमने क्या करना है डी का स्क्वायर। तो आप जब इस सबको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू रखेंगे 7.4 इंटू 10⁻22, डी की वैल्यू दी हुई थी 3.84 इंटू 10⁸, और उसको हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक। तो जब आप सोल्व करेंगे 10⁻, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जब इन सबको सोल्व करेंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻, दिस डिवाइडेड बाय 3.84 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस आंसर आ जाएगा आपके पास 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये प्रैक्टिस से ही आपको और अच्छे से आएंगे। तो आज के लेक्चर में जो जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की ओर खिंचती है। फिर हमने पढ़ा कि विश्व की ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। फिर हमने अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ा। अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स वह बल है जिस कारण से कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, यही बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सभी स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल का काम करता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ा। उस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात में होता है तथा उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम अनुपात पाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ने के बाद हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए ये सूत्र प्राप्त होता है। इस सूत्र के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर है G(m1m2/r²। यहाँ पर G है गुरुत्वीय स्थिरांक, m1 व m2 है दोनों पिंडों का द्रव्यमान तथा r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि दोनों पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान को बढ़ाने पर बढ़ता है तथा उनके बीच की दूरी को बढ़ाने पर घट जाता है। यहाँ से हमें G की परिभाषा भी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। यदि इस सूत्र में m1 व m2 दोनों द्रव्यमान 1 किलोग्राम रख दिए जाएं तथा उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो तो जो लगने वाला बल है वह गुरुत्वीय स्थिरांक के बराबर होगा। यानी जब एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय स्थिरांक के बराबर होगा। यहाँ से ये सभी वैल्यूज़ रखने पर गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू आती है 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी SI यूनिट्स व इसकी वैल्यू को याद किया जा सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग एट होम, कि आज का ये लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।